गुड मॉर्निंग ऑल। हमारा चैनल देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हेलो डियर ऑल। अभी तक हम जो है बात कर रहे थे ब्लड के बारे में, और ब्लड में जो प्रोटीन्स हैं उनके बारे में, मिनरल, ग्रोथ फैक्टर, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स, इनके बारे में हमने बात की थी। और इनके जो सिग्निफिकेंस हैं उसके बारे में हमने बात की थी कि ब्लड में प्रोटीन है, उसका सिग्निफिकेंस है ब्लड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करके रखना। इसकी कमी हो जाए तो एडिमा हो सकता है। ब्लड की बफरिंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखना। मिनरल्स हैं वो आयनिक होम्योस्टेसिस में काम आ रहे हैं, कोफैक्टर्स के रूप में काम आते हैं। ग्रोथ फैक्टर, हार्मोन्स, ये सिक्रीट किए जाते हैं ब्लड के अंदर। पैराक्राइन या एंडोक्राइन सिग्नलिंग से रिलेटेड हैं मोस्टली। अमाइनो एसिड्स जो अमोनिया की या नाइट्रोजन की स्टोरेज फॉर्म है वो स्टोर की जाती है। ब्लड का मेन काम जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई भी है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम आता है। उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी हैं, जैसे कि हाइपोक्सिया कंडीशन क्या होती है, साइनोसिस क्या होती हैं। तो वो टर्म्स हैं, वो टर्म्स भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि आरबीसी जो है उसका एपोप्टोसिस कैसे होगा और उसका लाइफ स्पैन क्या है। तो कुछ टर्म्स हैं वो लिख लेते हैं पहले। हाइपोक्सिया कंडीशन, किसी भी कारण से एयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, या फिर एयर क्वालिटी पुअर हो जाना। एयर क्वालिटी पुअर होने का मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ जाना, ऑक्सीजन का कम हो जाना। तो इन कारणों से जो है ऑक्सीजन की कमी अगर ब्लड में हो जाती है ड्यू टू पुअर एयर क्वालिटी या लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के कारण अगर कमी हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाती है तो हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी होना। हाइपोक्सिया में ही मैं बात करूं, एक कंडीशन है एस्फिक्सिया। तो ये एस्फिक्सिया जो है, एस्फिक्सिया का मतलब क्या हुआ? एस्फिक्सिया बेसिकली चोकिंग अगर कर दें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उस रेस्पिरेटरी ट्रैक को अगर चौक कर दिया जाए, चाहे वो अस्थमा के कारण हो या फिर अपन ने कोई सो रहा है उसके ऊपर तकिया रख दिया तुमने, उसके मुंह के ऊपर, वो सांस नहीं ले पा रहा है तो चोक हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही। उस कंडीशन में सीवियर हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, और वो सीवियर हाइपोक्सिक जो कंडीशन क्रिएट हो रही है उसको मैं क्या कहूँगा? एस्फिक्सिया। इसी तरह से अगर बंद कमरा है और उस बंद कमरे में तुम कोई अंगीठी जलाकर सो जाते हो या कोई चूल्हा जलाकर सो जाते हो, तो उस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है लकड़ी के दहन से, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उस कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। वो एक बार हीमोग्लोबिन को पकड़ लेती है तो फिर छोड़ती नहीं है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड भी नहीं होने देती है। तो ऐसी एयर की अगर सप्लाई हो तो भी एस्फिक्सिया कंडीशन क्रिएट हो सकती है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है तो। इसके अलावा एक टर्म है जिसको अपन बोलते हैं साइनोसिस। ये साइनोसिस क्या है? साइनोसिस बेसिकली ब्लू या सयान कलर से रिलेटेड है। CYAN, सयान कलर यानी ब्लू कलर। तो साइनोसिस क्या है? साइनोसिस बेसिकली ये होता है कि हमारे जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है उन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से ब्लू कलर होने शुरू हो जाता है। ब्लू कलरेशन इन स्किन होना शुरू हो जाता है। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक उंगली है, उसको तुमने काफ़ी देर तक अगर पकड़ के रखा या रबड़ लगा लिया, यहाँ पर एक रबड़ तुमने यहाँ उंगली बांध दिया और थोड़ी देर तक उसको बंधे रहने दो, फिर क्या होगा? जो उंगली है वो यहाँ आगे से क्या होना शुरू हो जाएगी? नीले रंग की होना शुरू हो जाएगी, ब्लू कलर की होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आ नहीं रही है, तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो पिंकिश या रेडिश कलर का होता है, और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो पर्पल कलर प्रोवाइड करवाता है। तो पर्पल या ब्लू कलर का होना शुरू हो जाएगा। तो डीऑक्सी जो जेनेटेड ब्लड है वो ब्लूइश कलर का होता है।
तो वो डीऑक्सीजनेशन होने के कारण क्या होगा, ब्लू कलर का होना शुरू हो जाएगा स्किन। तो वो ब्लू कलरेशन इन स्किन जब होना शुरू हो जाता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण, तो उसे हम साइनोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नाइट्रेट पॉल्यूटेड वाटर पिया जाए लंबे समय तक, तो वो नाइट्रेट जो है वो क्या करता है, नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के आयरन को रिड्यूस कर देता है, फेरस को फेरिक फॉर्म में ले आता है, ऑक्सीडाइज कर देता है फेरस को फेरिक फॉर्म में। और फेरिक फॉर्म में आने के बाद जो है वो अब ऑक्सीजन रिलीज नहीं करवा पाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनना शुरू हो जाता है। उसको मैट हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। तो नाइट्रेट अगर पॉल्यूशन है वाटर के अंदर, तो वो नाइट्रेट पॉल्यूशन क्या करेगा, वो नाइट्रेट पॉल्यूशन हीमोग्लोबिन में Fe+2 को Fe+3 में चेंज करवा देता है। नाइट्राइट जो है ऑक्सीडाइज करवा देता है हीमोग्लोबिन में आयरन जो है उसको फेरस से फेरिक में, और Fe+3 फॉर्म में जो हीमोग्लोबिन है उसको मैट मैट हीमोग्लोबिन कहते हैं। और वो मैट हीमोग्लोबिन जो है वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म बनाता है बेसिकली। और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कारण बढ़ने के कारण ब्लू कलरेशन हो जाता है, और उस ब्लू कलरेशन वाली सिचुएशन को क्या कहते हैं, साइनोसिस। तो ये टर्म्स हैं, हालांकि इन पर क्वेश्चन तो कभी आज तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर आ जाए कि साइनोसिस, एस्फिक्सिया, हाइपोक्सिया क्या है, तो हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट इनके बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो आरबीसी है उनका लाइफ स्पान कंप्लीट होने के बाद वो किस तरह से डिस्ट्रॉय होंगी, क्या होगा उनके साथ। तो आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज के आसपास होता है, और आरबीसी अपने बॉडी में सर्कुलेशन के दौरान, एक सर्कुलेशन साइकिल के दौरान एक बार स्प्लिन से होकर निकलती है, स्प्लिन प्लीहा जिसको बोलते हैं, जिसको हमने ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा था इम्यूनोलॉजी के अंदर। तो एक बार अपने आरबीसी जो है वो स्प्लिन से होकर निकलती है। तो जब वो स्प्लिन से होकर जा रही होती है उस दौरान अगर उसका लाइफ स्पान कंप्लीट हो चुका है, तो कैसे वहाँ पर उसका डिग्रेडेशन होना शुरू होगा, कैसे वो एपोप्टोसिस में जाएगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एज्ड आरबीसी है, यानी कि वो आरबीसी जिनका लाइफ स्पान कंप्लीट हो चुका है, 120 डेज के आसपास ओल्ड हो चुकी है, 120 दिन की हो चुकी है। तो जब ये आरबीसी यानी कि एज्ड आरबीसी जब स्प्लिन में जाएंगी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, तो इन एज्ड आरबीसी जो है, इन एज्ड आरबीसी की मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। फॉस्फेटाइडल सीरीन जो है वो फ्लिप आउट हो जाता है। फॉस्फेटाइडल सीरीन के बारे में हमने पढ़ा था, इनर लीफलेट में होता है, लेकिन अगर ये आउटर लीफलेट में आ जाए तो ईट मी सिग्नल क्रिएट करता है। तो एज्ड आरबीसी ईट मी सिग्नल क्रिएट करती है, मतलब फॉस्फेटाइडल सीरीन का बाहर आना। तो ये साथ साथ लिखते जाना कि एज्ड आरबीसी है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू स्प्लिन में पहुंची, स्प्लिन में वहाँ पर मैक्रोफेज इसको रिकॉग्नाइज करेंगी। मैक्रोफेज रिकॉग्नाइज क्यों करती हैं? क्योंकि ईट मी सिग्नल प्रेजेंट होता है, एपोप्टोटिक होती हैं, ये एपोप्टोसिस के प्रोसेस के अंदर एंटर कर चुकी होती हैं, और फॉस्फेटाइडल सीरीन बाहर आ चुका होता है, एपोप्टोटिक बॉडीज़ के बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। तो जो स्प्लिन में रेड पल्प वाला पार्ट होता है, वहाँ पर मैक्रोफेजेस जो हैं वो इन आरबीसी के द्वारा बनी हुई एपोप्टोटिक बॉडीज़ को एनगल्फ करती हैं फैगोसाइटोसिस के द्वारा, और आरबीसी में जो भी अमाइनो एसिड, न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जो भी हैं उनको डाइजेस्ट कर लिया जाता है लाइसोसोम्स के द्वारा। अब बात आती है कि जो आरबीसी के बाकी सभी कंपोनेंट है वो काम में ले लिए गए, हीमोग्लोबिन का क्या फ्यूचर होगा। तो जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी से बना हुआ, वो हीमोग्लोबिन या तो एज अ हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू होता हुआ लीवर में भेज दिया जाता है, या फिर हीमोग्लोबिन को हीम और ग्लोबिन में तोड़ दिया जाता है। ग्लोबिन पार्ट जो है, उस ग्लोबिन पार्ट को डिग्रेड करके उसके अमाइनो एसिड्स बना लिए जाते हैं, जो कि काम में ले लिए जाते हैं, तोड़ के अमाइनो एसिड्स रिलीज हो जाएंगे। तो ग्लोबिन
हीमोग्लोबिन में डिग्रेडेड इन हीम एंड ग्लोबिन पार्ट, ग्लोबिन प्रोटीन डिग्रेडेड इन देयर रेस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स हैं उनमें तोड़ दिया जाएगा उसको। हीम पार्ट जो है ये बना हुआ होता है आयरन और पॉरफायरिन का। ये हीम पार्ट को ब्लड के थ्रू भेज दिया जाता है लीवर में, यानी कि लीवर में या तो हीमोग्लोबिन डायरेक्ट एंटर कर सकता है ब्लड के थ्रू, या फिर हीम की फॉर्म में इसको लीवर में भेज दिया जाता है। अगर ये हीमोग्लोबिन फॉर्म में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो हीमोग्लोबिन प्लस जो लीवर की तरफ ले जाने वाली कैरियर प्रोटीन है, तो उनका जो कॉम्प्लेक्स है उसको हिपैटोग्लोबिन कहा जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन प्लस लीवर की कैरियर प्रोटीन, हिपैटोग्लोबिन। ये टर्म्स हैं, ये ध्यान रखना बी पार्ट के हिसाब से। तो अगर हीमोग्लोबिन को कैरियर प्रोटीन के साथ लीवर में भेजा जा रहा है तो हीमोग्लोबिन प्लस कैरियर कॉम्प्लेक्स नोन एज हेपेटोग्लोबिन, ये साइड में लिख लेना। दूसरी टर्म हीमोप्लेक्सिन, HEMOPLEXIN, हीमोप्लेक्सिन। हीमोप्लेक्सिन कहा जाता है कि जब हीम मॉलिक्यूल है, हीम मॉलिक्यूल प्लस कैरियर प्रोटीन, हीम प्लस कैरियर कॉम्प्लेक्स जो लीवर की तरफ भेजा जाता है, तो ये जो हीम प्लस कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इसको कहा जाता है हीमोप्लेक्सिन। हीमोग्लोबिन प्लस कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हेप्टोग्लोबिन। क्लियर? दूसरा पॉइंट, हीम प्लस कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नोन एज हीमोप्लेक्सिन। तो ये दो टर्म्स हैं। आरबीसी आई स्प्लेन में मैक्रोफेजेस के द्वारा उसको डिग्रेड कर दिया गया, एनगल्फ कर लिया गया, बचा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हीम प्लस ग्लोबिन में तोड़ दिया गया और ग्लोबिन को अमाइनो एसिड में तोड़ के काम में ले लिया गया। हीम को लीवर में भेज दिया जाए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हीमोग्लोबिन को स्प्लिन में डाइजेस्ट नहीं किया जाए और एज इट इज़ लीवर में भेज दिया जाए। दोनों ही कंडीशन में ग्लोबिन प्रोटीन अलग होगी और हीम पार्ट अलग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे कि जो हीम वाला पार्ट है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पॉरफायरिन 9 जो पॉरफायरिन रिंग है उससे 9 नंबर, और आयरन के साथ Fe+2 की फॉर्म में होता है मेनली। तो ये आयरन जो है इसको अलग कर लिया गया, पॉरफायरिन को अलग कर लिया गया। आयरन को एपोट्रांसफरिन के द्वारा एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर ले लिया जाता है और साइटोप्लाज्म में फेरिटीन बाउंड फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है लीवर की सेल्स के द्वारा। ये प्रोसेस हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि जो आयरन है, आयरन के लिए ट्रांसफर प्रोटीन होती है, कैरियर प्रोटीन एपोट्रांसफरिन, और एक रिसेप्टर होता है फेरोट्रांसफरिन रिसेप्टर। एपोट्रांसफरिन प्लस आयरन बाइंड होगा, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा हिपैटिक सेल्स के अंदर जाएगा। सेल के अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म में आएगा तो इसको Fe+3 फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। ये फेरिटीन बाउंड फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस हमने सेल बायोलॉजी में लिखा हुआ है सिक्रेटरी पाथवे के बाद में, एंडोसाइटोसिस वाले पॉइंट में। तो ये किस तरह से आगे इसका आयरन का ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहे। फिर बात करते हैं जो पॉरफायरिन वाला पार्ट बच जाता है, वो पॉरफायरिन वाला पार्ट लीवर में उसको चेंज किया जाता है बिलीवर्डिन के अंदर, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। फिर उस बिलीवर्डिन को रिडक्टेज के द्वारा बिलीरुबिन में चेंज किया जाता है, जो कि येलो कलर का पिगमेंट होता है। ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो है ये बाइल सॉल्ट्स बनाने में भी काम आता है और इनको लीवर में स्टोर भी कर लिया जाता है गॉल ब्लैडर में, और फिर इनको बाइल सॉल्ट्स के साथ सिक्रीट करवा दिया जाता है इंटेस्टाइन में कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा। इंटेस्टाइन में कुछ इंटेस्टाइनल जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो इसको डाइजेस्ट करवाते हैं और फिर ये फीकल मटेरियल के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो ये इनका फ्यूचर है। तो ये बेसिकली शॉर्ट हमारा एक टॉपिक है, आरबीसी का लाइफ स्पान क्या है और आरबीसी का एपोप्टोसिस और हीमोग्लोबिन का फेट क्या है उसके बारे में हमने यहाँ पर बेसिक बात करी है। ठीक है, एक बार वापस से समरी बता देता हूँ फटाफट कि एज्ड आरबीसी स्प्लिन के अंदर ईट मी सिग्नल के कारण फैगोसाइट्स के द्वारा अट्रैक्ट होती है। बाकी सभी प्रोटीन जो है उनको डिग्रेड करवा दिया गया, काम में ले लिया गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड सभी को।
हीमोग्लोबिन जो है वो या तो डायरेक्ट लीवर में भेज दिया जाता है या फिर हीम की फॉर्म में लीवर में भेजा जाएगा उसका बचा हुआ पार्ट, और ग्लोबिन पार्ट जो है उसको तोड़ के अमाइनो एसिड बना के उनको रीयूज़ कर लिया जाता है। हीम जो है उसको आयरन और पोरफायरिन में तोड़ा जाता है। आयरन एंडोसाइटोसिस के द्वारा, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा अपटेक कर लिया जाता है, फेरिटीन बाउंड फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। पोरफायरिन, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन जो है उनको बनाने में काम आता है, और ये बाइल जूस जो है उसके साथ इसको इंटेस्टाइन में सिक्रेट कर दिया जाता है, जहाँ से फिर ये माइक्रोफ्लोरा इन पर और आगे इनको एक्शन करते हैं, इन पर कुछ मेटाबोलाइज करते हैं और इसको आगे एक्सक्रीट करवा दिया जाता है। तो ये जो है ये हमने बात की है आरबीसी का जो फेट है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ब्लड है उस ब्लड के मेन जो फंक्शन है उनके बारे में अपन बात करते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड जो है, ब्लड क्लॉटिंग का जो पाथवे है उसके बारे में अपन बात करते हैं स्पेसिफिकली। तो ब्लड जो है उसके मेन फंक्शन क्या है? एक तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स यानी कि न्यूट्रिएंट, ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स, गैसियस एक्सचेंज, ये सारे काम जो हैं ये ब्लड के हैं। गैसेस का ट्रांसपोर्ट जो है वो भी ब्लड के थ्रू किया जाता है। तो एक काम तो है इसका ट्रांसपोर्ट। दूसरा काम, सेकंड फंक्शन ब्लड का लिखो, इम्यूनिटी। ये हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। WBC किसका पार्ट है? ब्लड का। तो इम्यूनिटी भी किसका फंक्शन हुआ? ब्लड का। थर्ड फंक्शन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब कीप इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी कांस्टेंट। बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट बना के रखना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस बना के रखना। कीप इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी कांस्टेंट, जो इंटरनल एंड बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो हमारे बाहर का एनवायरनमेंट है और हमारे बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना, होम्योस्टेसिस। तो पहला फंक्शन ट्रांसपोर्ट, दूसरा इम्यूनिटी, तीसरा होम्योस्टेसिस, और चौथा फंक्शन जो है जिसके बारे में हम मेन डिटेल में बात करने वाले हैं, वो चौथा फंक्शन है ब्लड का हीमोस्टेसिस, HEMOSTASIS, हीमोस्टेसिस। हीमो मतलब, हीमो का मतलब यहाँ पर हुआ कि हीमोग्लोबिन कह सकता हूँ मैं, या ब्लड के वॉल्यूम से रिलेटेड है। हीमोस्टेसिस सिंपल अर्थ अगर मैं बात करूँ, सिंपल एक लाइन में बोलना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कीप इट्स ओन वॉल्यूम कांस्टेंट। कीप इट्स ओन वॉल्यूम कांस्टेंट। कीप इट्स ऑन वॉल्यूम कांस्टेंट, अपने खुद के वॉल्यूम को मेंटेन करना। ये भी एक ब्लड का काम है कि अपने खुद के वॉल्यूम को ना तो वो ज़्यादा होने देता है ना ही कम होने देता है। अगर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो किसी तरह से पानी वगैरह निकाल के वापस से कम किया जाता है, अगर कम हो जाता है तो पानी वगैरह मिला के वापस से ज़्यादा किया जाता है। यानी कि ब्लड अपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता है, तो इसी के साथ साथ प्रेशर वगैरह जो है वो भी मेंटेन होते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे, हीमोस्टेसिस, कीप इट्स ओन वॉल्यूम कांस्टेंट, अपने खुद के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना, मेंटेन रखना, बैलेंस्ड रखना। इस हीमोस्टेसिस के 3 पार्ट हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, वैसे मैं दोबारा लिख देता हूँ। मेन इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा पार्ट है इसका प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। और ये जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है, ये 3 पार्ट हैं इसके। एंकरेज, एग्रीगेशन एंड सीक्रीशन।
और तीसरा पार्ट है क्लॉट फॉर्मेशन, और चौथा मैं कह सकता हूं क्लॉट डिसोल्यूशन। मतलब क्लॉट बनाया जाता है, फिर वो क्लॉट बनने के बाद उसको वापस से डिसॉल्व भी करवाया जाता है। एक बार मैं पहले एक बार समरी बता देता हूँ क्या है ये पार्ट है बेसिकली उस चीज़ का कि हमारे ब्लड वेसल्स हैं। हम जब चलते हैं, उठते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, कोई भी काम करते हैं, हमें चोट लगती है किसी भी कारण से, ब्लड वेसल्स जो हैं उनकी इंजरी होती रहती है। ज़रूरी नहीं कि जिस टाइम पर तुम्हें चोट लगी है उसी टाइम पर इंजरी होगी। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, उस टाइम पर भी हमारे जो फाइन कैपिलरीज हैं उनमें थोड़ी बहुत टूट फूट होती रहती है पूरे दिन, और वो टूट फूट जब होगी तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो उसका वॉल्यूम होगा कम। तो उस कंडीशन में जैसे ही ऐसा कभी होगा, टूट फूट होगी, तो उस कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड एक्टिवेट करवा दिया जाता है और एक फाइब्रिन का जाल बनाया जाता है। फाइब्रिन प्रोटीन जो है उसका जाल बनाया जाता है। वो जाल क्या करता है, जहाँ पर भी टूट फूट हुई है वहाँ पर वो जाल जाकर चिपक जाता है और ब्लड के लॉस को रोकता है। और उसी दौरान जो ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वो वापस से डिवीज़न करती हैं और फिर वहाँ पर वो जहाँ पर डैमेज हुआ था वहाँ पर वापस से रिकवरी करवा दी जाती है, हीलिंग करवा दी जाती है। और जब वो एंडोथीलियल सेल्स वापस आ जाती हैं तो वो जो फाइब्रिन का जाल बनाया गया था उस जाल को वापस से डिसॉल्व करके हटा दिया जाता है। तो ये है बेसिकली हीमोस्टैसिस। और इस हीमोस्टैसिस के मेन जो पार्ट है वो क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन एंड क्लॉट डिसोल्यूशन। इनके बारे में हमें बात करनी है। तो ये किस तरह से होगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने शो की है ये एक ब्लड वेसल, और ये जो ब्लड वेसल है इस ब्लड वेसल में ये एरो शो कर रहे हैं ब्लड के फ्लो को, कि ब्लड जो है वो इधर से आ रहा है और इधर की तरफ बहना शुरू हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड से ब्लड आ रहा है और राइट साइड की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर ये ब्लड वेसल में यहाँ पर टूट फूट हो गई, ये थोड़ा सा डैमेज हो गया। यहाँ पर ये क्या हुआ, डैमेज, ये यहाँ पर क्या हुआ, डैमेज हुआ। अब जब डैमेज हो जाता है यहाँ पर तो डैमेज होते ही कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज किए जाते हैं डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा। ये सिग्नल क्या करते हैं, सबसे पहला काम जैसे ही डैमेज होता है सबसे पहला काम होता है ये फर्स्ट नंबर, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जिस तरफ से ब्लड आ रहा है वहाँ वाली जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल के चारों तरफ, उन स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है। उन स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, तो स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो है, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया तो स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ पर क्या हुआ कि स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड का जो फ्लो यहाँ पर हो रहा है वो रुक जाता है। तो ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो है यहाँ पर इस डैमेज की तरफ ब्लड का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा, और ब्लड का फ्लो कम होने से लॉस जो है ब्लड का वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहला काम इंस्टेंटली ये करवाया जाता है कि लॉस को कम किया जाए, क्योंकि अगर ये फ्लो यहाँ पर ज़्यादा बना रहा तो उस कंडीशन में ब्लड यहाँ से लॉस होता रहेगा। तो इंस्टेंटली डैमेज साइड की तरफ जो ब्लड आ रहा है उसको फ्लो को कम कर दिया ताकि ब्लड का लॉस थोड़ा कम हो जाए। अब इसी दौरान जो रैप्चर्ड या टूटी हुई एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स में इंटीग्रिन का एक्सप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। आसपास की जो सेल्स हैं उनमें इंटीग्रिन का एक्सप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। इंटीग्रिन का एक्सप्रेशन बढ़ना शुरू होगा, साथ साथ जो अदर सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स हैं उनके एक्सप्रेशन को ये प्रमोट करवाएंगे।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं रेगुलेशन के बारे में पहले बात कर लेता हूँ कि जो बाकी जगह है वहाँ पर ये काम नहीं होगा क्लॉट फॉर्मेशन वाला। क्यों नहीं होगा बाकी जगह पर ये काम? क्योंकि जो नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन करवा के प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को रोकती है। तो जो साइट्स अनडैमेज्ड हैं, जो अनडैमेज्ड साइट हैं या फिर रिपेयरिंग के बाद जो नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स बन गई हैं, वो बेसिकली प्लग फॉर्मेशन को रोकेंगी और ब्लड क्लॉटिंग को रोकेंगी। ठीक है, अगर नॉर्मल है तो। अब मैं वापस आता हूँ कि अगर डैमेज हो गया है तो क्या होगा। तो डैमेज अगर हो गया है, जो टूटी फूटी एंडोथेलियल सेल्स हैं या रैप्चर्ड एंडोथेलियल सेल्स हैं, उनमें एक तो इंटीग्रिन का एक्सप्रेशन बढ़ेगा, तो सेल आदर्शन जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उनके साथ कांटेक्ट बनाना शुरू करेंगी। साथ साथ ये सिक्रीट करती हैं थ्रोम्बोक्सिन A2 को। थ्रोम्बोक्सिन A2 वैसो एक्टिव सब्सटेंस है। साथ साथ ये थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है, ये थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है? ये थ्रोम्बोक्सिन A2 करवाता है प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन। कैसे? ये देखो यहाँ पर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के 3 स्टेप हैं: एंकरेज, एग्रीगेशन एंड सिक्रीशन। एंकरेज, एग्रीगेशन एंड सिक्रीशन। तो ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है ये शुरू करवाता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन वाले स्टेप को। यानी कि अब यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा, ये थ्रोम्बोक्सिन A2 सिक्रीट हुआ, मतलब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन वाला स्टेप जो है वो शुरू हो गया। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। अब हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो ये थ्रोम्बोक्सिन A2 ने एक्टिवेट करवाया प्लेटलेट सेल्स को ADP के सिक्रीशन के लिए। यानी कि थ्रोम्बोक्सिन A2 के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है प्लेटलेट सेल्स पर। ये सारे हमने सेल सिग्नलिंग में बात की हुई है कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है इनका, GPCR टाइप का रिसेप्टर होता है, और ये प्लेटलेट सेल्स को एक्टिवेट करवाता है जिससे कि प्लेटलेट सेल्स ADP सिक्रीट करना शुरू करती है। ये ADP जो है, ये ADP यहाँ पर एक पैराक्राइन फैक्टर की तरह काम आता है। ये ADP एक काम तो करता है कि जो प्लेटलेट सेल्स हैं उनको अट्रैक्ट करवाता है। कहाँ पर? इस डैमेज साइट की तरफ। ये जो यहाँ पर डैमेज साइट है, इस डैमेज साइट पर अट्रैक्ट करवाता है ये बेसिकली प्लेटलेट्स को। दूसरा काम क्या करता है? एक काम तो ये करवा रहा है अट्रैक्शन, तो अट्रैक्ट होंगी प्लेटलेट सेल्स। साथ साथ जो है सेल अधेशन मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी जीन का एक्सप्रेशन प्रमोट करवा देता है। तो अट्रैक्शन हो रहा है, कैम एक्सप्रेशन इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि वो प्लेटलेट आपस में चिपकना शुरू करेंगी। चिपकने को मैं क्या कहूँगा? एंकरेज एंड एग्रीगेशन। तो चिपक रही हैं, एग्रीगेट हो रही हैं, तो वो प्लेटलेट यहाँ पर एग्रीगेट होना शुरू हो जाती हैं। तो ADP सिक्रीशन होता है प्लेटलेट से, ये एक्टिव हो गई हैं, यानी कि प्लेटलेट एक्टिव फॉर्म में आएंगी तो ADP सिक्रीट करेंगी। तो ये क्या किया इसने, एंडोथेलियल सेल्स ने क्या किया, प्लेटलेट का एक्टिवेशन करवा दिया। एक्टिव प्लेटलेट्स जो हैं वो सिक्रीट करती हैं ADP, थ्रोम्बोक्सिन A2 और क्लॉटिंग फैक्टर्स को। ये एक्टिव प्लेटलेट्स जो हैं ये खुद ADP सिक्रीट करती हैं और बाकी जो दूसरी प्लेटलेट सेल्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करती हैं, एग्रीगेट करवाती हैं, इकट्ठा करवाती हैं। साथ साथ थ्रोम्बोक्सिन A2 का सिक्रीशन करके ये दूसरी प्लेटलेट सेल्स को एक्टिवेट भी करवाती हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस और सिक्रीशन जो है वो भी बढ़ जाता है एक्टिव प्लेटलेट सेल्स के द्वारा। इसके अलावा ये जो एक्टिव प्लेटलेट सेल्स हैं ये कैलिकैरिन और काइनिनोजन का सिक्रीशन करती है। ये कैलिकैरिन और काइनिनोजन जो हैं ये इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करवाते हैं ब्लड क्लॉटिंग के। कोलाजन, लैमिनिन, कैलिकैरिन, काइनिनोजन ये सभी मिलकर ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड के इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करवाने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होगा उसके बारे में। तो क्लॉट फॉर्मेशन के दो पाथवे हैं, इंट्रिंसिक पाथवे
और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे जो है ये शुरू होगा कैपिलरी रैप्चर हुई कोई, और कैपिलरी जो रैप्चर हुई तो उन कैपिलरी के रैप्चर होने के साथ साथ एक तो प्लेटलेट के द्वारा सिक्रीटेड कैलिकैरिन और काइनिनोजन जो फैक्टर्स थे वो एक्टिवेट करवाएंगे इसको, साथ साथ कैपिलरी के रिलीज होने के कारण जो है फैक्टर 12 का कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन होगा। कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन का मतलब एंडोथेलियल सेल्स जो है वो रैप्चर हो गई, कैपिलरी रैप्चर हुआ। कैपिलरी रैप्चर के कारण क्या हुआ, ब्लड के अंदर जो फैक्टर 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो 12 है वो कांटेक्ट में आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाली प्रोटीन के, जैसे कि लैमिनिन है या कोलाजन है। तो कोलाजन या लैमिनिन के कांटेक्ट में आने के कारण इनका एक्टिवेशन होगा, और इनका एक्टिवेशन होगा तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 12 जो है ये एक्टिव करवाता है फैक्टर 11 को। फैक्टर 11 जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये एक्टिवेट करवाता है फैक्टर 9 को, यानी कि 12 ने 11 को एक्टिवेट करवाया, 11 ने 9 को एक्टिवेट करवाया, और 9 जो है फैक्टर 9, ये फैक्टर 9 फैक्टर 8 नंबर फैक्टर 8 और कैल्शियम आयन के साथ मिलकर कैल्शियम आयन को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 4 भी कहा जाता है। तो फैक्टर 9 प्लस फैक्टर 8 प्लस फैक्टर 4, यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 984 984। ये 984 जो है, ये 984 फैक्टर 9, 8 और 4 एक्टिव फॉर्म में फैक्टर 9, 8 एंड 4, ये 984 जो है ये एक्टिवेट करवाते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10 को, 10 नंबर को। 12 से 11, 11 से 9, 9 ने 8 और 4 के साथ मिलकर 984 की फॉर्म में 10 को एक्टिवेट करवाया। फैक्टर 10 जो है फैक्टर 10, ये फैक्टर 10 जो है ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करवाता है। फैक्टर 10 जो है ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में और साथ साथ फैक्टर 5 की प्रेजेंस में, फैक्टर 10 जो है फैक्टर 5A और कैल्शियम आयन के साथ मिलकर, यानी कि 10, 5, 4 जो है ये मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करवाते हैं। अच्छा, इस प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में चेंज होने के दौरान या बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के दौरान जो है प्लेटलेट हेल्प करती हैं, क्योंकि प्लेटलेट जो है प्लेटलेट की सरफेस पर कैल्शियम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती हैं, और ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट जो है ये एक एंजाइम होता है गामा कार्बोक्सिलेज। उस गामा कार्बोक्सिलेज एंजाइम को कैल्शियम आयन एज अ को फैक्टर प्रोवाइड करवाते हैं, और वो गामा कार्बोक्सिलेज गामा कार्बोक्सिलेशन के द्वारा मोस्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का एक्टिवेशन करवाता है। और उस गामा कार्बोक्सिलेज के लिए विटामिन के एज अ को फैक्टर काम में आता है, जो कि हमने बायोकेमिस्ट्री वाले टाइम पर लिखा था। और इसीलिए बायोकेमिस्ट्री वाले टाइम पर एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि वारफरीन जो है वो चूहों को मारने वाले रैट पॉइजन के रूप में काम आती है, WARFERIN वारफेरिन रैट पॉइजन के रूप में काम आती है। और वो वारफेरिन क्या करती है, कैल्शियम आयन को रोक कर ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है, एंटीकोगुलेंट की तरह काम करती है और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देती है, जिससे कि ब्लड लॉस के कारण जो है रैट डेथ हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। तो वारफेरिन जो है वो एक तरह से एक एंटीकोगुलेंट की तरह काम करती है, और रैट पॉइजन चूहों को मारने के लिए जो जहर है उसके रूप में काम में ली जाती है। तो वो वारफेरिन जो है वो गामा कार्बोक्सिलेज या बेसिकली वारफेरिन किसको रोकती है, विटामिन के को। और विटामिन के क्या है, गामा कार्बोक्सिलेज का को फैक्टर। गामा कार्बोक्सिलेज कहाँ काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन में। और विटामिन के साथ साथ कैल्शियम आयन भी उसका को फैक्टर है, और वो कैल्शियम आयन उसको प्लेटलेट प्रोवाइड करवाती है। तो इन द एंड मैं कहना चाहता हूँ प्लेटलेट भी यहाँ पर क्लॉटिंग जो है उस क्लॉटिंग कैस्केड के एक्टिवेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हुआ। ये थ्रोम्बिन जो है एक्टिव फॉर्म है इसकी,
गामा कार्बोक्सिलेशन से ये एक्टिवेट हो जाता है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फैक्टर 10 और फैक्टर 5 की हेल्प से। प्रोथ्रोम्बिन जो है इसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 2 भी कहा जाता है। ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना। थ्रोम्बिन क्या करता है? एक्टिवेशन करवाता है फाइब्रिन का, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करवाता है। साथ साथ फैक्टर 13 नंबर फैक्टर 13 का एक्टिवेशन करवाता है। फैक्टर 13 या 13 नंबर जो है इसको फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी कहा जाता है। फाइब्रिनोजन जो है ये सॉल्युबल फॉर्म होती है और फाइब्रिन इनसॉल्युबल फॉर्म होती है। इनसॉल्युबल अघुलनशील, इनसॉल्युबल फॉर्म होने के कारण ये क्या करेगी? मैश नेटवर्क जाली बना लेगी और उस जाली को स्टेबलाइज कौन करेगा? एक्टिव फैक्टर 13। तो ये मैश नेटवर्क या जाली का जो जाल है वो बनना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। और ये जाल क्या करेगा? ब्लड लॉस को रोकेगा। कब तक रोकेगा? जब तक कि एंडोथेलियल सेल्स डिवाइड होकर वापस से नई एंडोथेलियल सेल्स नहीं बन जाती हैं, तब तक ये ब्लड के लॉस को रोकने का काम करेगा। तो सबसे पहले तो क्या हुआ? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा क्या हुआ? प्लेटलेट्स का एक प्लग बन गया जो कि कुछ समय के लिए ब्लड लॉस को कम करवा देता है। फिर फाइब्रिन का नेटवर्क बन गया जो कि ब्लड लॉस को पूरा रोक देता है। तब तक एंडोथेलियल सेल्स को डिवाइड होने का समय मिल जाता है। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट करवाता है टिश्यू फैक्टर, जिसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 3 भी कहा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट होता है फाइब्रिन, सेकंड होता है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड होता है टिश्यू फैक्टर। ये जब टिश्यू इंजरी होती है, कोई डैमेज होता है टिश्यूज़ में, तो कोई चोट लगती है, टिश्यू डैमेज होता है, तो जो टिश्यूज़ हैं वो रिलीज़ करते हैं टिश्यू फैक्टर। और ये टिश्यू फैक्टर जो है ये भी ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड को एक्टिवेट करवा देता है। ये टिश्यू फैक्टर फैक्टर 7 के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7 का जो कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिवेट करवा देता है फैक्टर 9 को। और इससे आगे का पाथवे वही सेम होगा जो इंट्रिंसिक पाथवे चल रहा था। अच्छा, यहाँ पर फैक्टर 7 को एक्टिवेट करवाने में फैक्टर 8 जो है एक्टिव फॉर्म वो और फैक्टर 5A काम आ रहे हैं। मतलब ये फैक्टर 8 और 5 जो है वो यहाँ पर भी काम आ रहे हैं और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों पाथवे में काम में लिए जा रहे हैं। और ये फैक्टर 9 एक्टिवेट होगा तो ये 10 को एक्टिवेट करवाएगा। 10 जो है वही थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करवाएगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन फाइब्रिन को एक्टिवेट करवाएगा, फाइब्रिन और जो है एक्टिव ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 मिलकर स्टेबल फाइबल नेटवर्क बनाएंगे। और ये स्टेबल फाइब्रिन नेटवर्क बन जाएगा तो डैमेज जो है वो रिपेयर हो गया एक तरह से। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? जब तक कि ये क्लॉट बन गया है, ये क्लॉट बनने से ब्लड का फ्लो जो है बाहर निकलना रुक जाता है और साथ साथ एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो डिवीजन करना शुरू कर देती हैं। और जब वो एंडोथेलियल सेल्स डिवीजन करके पूरा का पूरा वापस से रिपेयर कर लेंगी सेल्स को, तो इस क्लॉट को हटा दिया जाता है। क्लॉट रिमूवल का प्रोसेस होगा। तो अब अपन बात करते हैं क्लॉट रिमूवल कैसे होगा। तो क्लॉट रिमूवल, एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करती हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को, TPA को। ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करता है? प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में चेंज करवाता है, मतलब प्लाज्मिनोजन का क्लीवेज करवाता है और उसको एक्टिव फॉर्म में लेकर आता है। और ये प्लाज्मिन जो है, ये प्लाज्मिन क्लॉट को डिसॉल्व करवा देता है, फाइब्रिन को डिसॉल्व करवा देता है, क्लॉट का रिमूवल करवा देता है। अब हम बात करते हैं साथ साथ यहाँ पर कि जो नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स हैं वो एंटीकोगुलेशन में कैसे रोल प्ले करती हैं। साथ साथ अभी तो हमने क्या बात की, रैप्चर्ड एंडोथेलियल सेल्स क्लॉटिंग में कैसे रोल प्ले करती है, लेकिन नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स जो है वो ब्लड को क्लॉट क्यों नहीं जमने देती है? ब्लड फ्लो होता रहता है, क्लॉट नहीं बनता उसका। तो एंटी कोएगुलेशन रोल प्ले कैसे किया जाता है इनके द्वारा, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स हैं वो एक तो सिक्रीट करती हैं PGI2 और नाइट्रिक ऑक्साइड को, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। और ये PGI2 और नाइट्रिक ऑक्साइड ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को रोक के रखते हैं, प्लेटलेट एंकरेज और एग्रीगेशन को रोक के रखते हैं, जिससे कि क्लॉटिंग नहीं होगी। साथ साथ जो है
एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स भी सिक्रीट किए जाते हैं हमारे कुछ सिग्नल सेल्स के द्वारा, जैसे बेसोफिल मास्ट सेल्स वगैरह हैं, वो हिपैरिन सिक्रीट करती है, और हिपैरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट है और ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड को रोकता है वो हिपैरिन भी। तो नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स एंटी थ्रोम्बिन सिक्रीट करती हैं। वो एंटी थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन को रोकेगा, और थ्रोम्बिन रुक जाएगा तो क्या होगा, फाइब्रिन का मैश नेटवर्क जो है, जाली का जो नेटवर्क है वो नहीं बन पाएगा। इसके अलावा नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स जो है वो टिश्यू फैक्टर पाथ इनहिबिटर सिक्रीट करती हैं। ये टिश्यू फैक्टर पाथ इनहिबिटर जो प्रोटीन्स हैं, ये क्या करती हैं, ये फैक्टर 7 और फैक्टर 9 को रोकती हैं, और इस फैक्टर 7 और 9 को रोक कर ये टिश्यू फैक्टर का फैक्टर 7 के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देती, जैसे कि टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट नहीं होगा, और ये एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एंडोथेलियल सेल्स जो हैं उनकी सरफेस पर थ्रोम्बोमोड्यूलिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, जहाँ पर ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन प्रोटीन जाकर बाइंड हो जाती है, और ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन जो है इसकी बाइंडिंग एपिथेलियल ये एंडोथेलियल सेल्स पर होने से इसमें थ्रोम्बिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती है, और ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन के साथ बाइंड हो जाती है। थ्रोम्बोमोड्यूलिन और थ्रोम्बिन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, इन पर थ्रोम्बोमोड्यूलिन बाइंड हुई, थ्रोम्बोमोड्यूलिन पर थ्रोम्बिन आकर बाइंड हो जाती है, और थ्रोम्बोमोड्यूलिन और थ्रोम्बिन का जो कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटीन सी को एक्टिवेट करवा देता है, और ये प्रोटीन सी जो है, ये प्रोटीन सी क्या करती है, ब्लड के अंदर फैक्टर 8 और फैक्टर 5 को रोकने का काम करती है, और फैक्टर 8 और फैक्टर 5 रोकने से एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवे जो हैं ब्लड क्लॉटिंग के, वो दोनों पाथवे इनहिबिट हो जाते हैं। तो इस तरह से ब्लड जो है वो हीमोस्टेसिस को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में।